एपिसोड 40 रोमांस बटा रहस्यमयी मुस्कान। अब आगे। अद्विक अब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। आज 2 महीने बाद वीर राजस्थान से मुंबई आया था। उसे खबर भी तो देनी थी राजस्थान के हुकुम सा को उनकी गैरमौजूदगी में वहाँ क्या क्या हो रहा है। वो अद्विक के भाई होने से पहले राजस्थान के छोटे कुंवर सा और अद्विक का सबसे भरोसेमंद आदमी था राजस्थान में, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो इसकी जिम्मेदारी वीर पर ही थी। खैर, सिंह विला के अंदर इस वक्त अद्विक अपने मास्टर बेडरूम में रेडी हो रहा था। सोफे पर बैठी कियारा उसे बुरी तरह घूर रही थी। एक तो 1 हफ्ते से इस इंसान रूपी शैतान ने उसका जीना हराम कर रखा था, ऊपर से आज वो थोड़ा आराम भी करने वाली थी कि सुबह सुबह दर्द का नाटक मचाकर अद्विक ने उसे अपने विला बुला लिया था। बेचारी कियारा आधी नींद में उठकर यहाँ जल्दबाजी में आई थी। क्या हुआ जान, ऐसे घूरोगी तो कसम से कुछ हो जाएगा मेरे से। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई सन्यासी हूँ जो अपनी जान में सामने होते हुए भी कुछ ना करूँ तो गलतफहमी है। अद्विक कियारा को सोफे से खिंच अपनी बाहों में भर मदहोशी से बोला। उसकी बात सुनकर और उसकी छुवन ने कियारा को स्पीचलेस कर दिया था। किसी के सामने ना झुकने वाली कियारा की आंखें अद्विक के आगे अपने आप शर्म से झुक गई। कियारा ने अपनी लंबी घनी पलकें जोर से बंद कर रखी थी। उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था। वो इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अद्विक बिना पलके झपकाए उसे निहारे जा रहा था। वो तो जैसे पलके झपकना भूल ही गया था। टाइगर लुक एट मी। ये नजरें कब से झुकने लगी? सच में आज तुम मुझे कुछ करने पर मजबूर कर रही हो। सच में तुम्हें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है। अद्विक कियारा की ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर कियारा को ध्यान से देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा और लाल हो गया। अद्विक धीरे धीरे उसके होठों के पास बढ़ने लगा और इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता तभी कोई बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह कमरे में धम से टपक पड़ा और कियारा अद्विक को देखकर वो इंसान बाहर नहीं गया बल्कि वहीं खड़ा हो उन्हें बेशर्मों की तरह घूरने लगा। वहीं कियारा ने तुरंत खुद को शर्म से अद्विक के सीने में छुपा लिया। अद्विक गुस्से से दांत पिसते हुए पीछे मुड़ा तो वहां उसका नालायक भाई वीर खड़ा था। जब वीर ने अद्विक को गुस्से में देखा तो उसने तुरंत अपने दांत चमका दिए और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। कियारा ने जब अपना सर अद्विक के जैकेट से बाहर निकालकर उसका चेहरा देखा तो उसे काफी जोर से हंसी आ गई। कियारा अपना पेट पकड़कर हंसे जा रही थी। वो सच में बहुत फनी लग रहा था। उसे हंसता देख अद्विक उसे बुरी तरह घूरने लगा और अचानक उसके होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। अद्विक ने झटके से कियारा को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसे मौका दिए उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके एहसास से ही कियारा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अद्विक बिना रुके उसके होठों को सक किए जा रहा था। उसने कियारा को सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ा था, जिस वजह से अब वो अद्विक के बाहों में सांस लेने के लिए छटपटाने लगी थी। कियारा लगातार अद्विक को खुद से दूर धक्का देने के अपने हाथ पैर चला रही थी। जिसे महसूस कर अद्विक ने उसके हाथों को पकड़कर ऊपर दीवार से बैंड कर दिया और थोड़े देर के लिए उसके लिप्स को आजाद किया। और मात्र 5 सेकंड बाद ही अभी कियारा ने ठीक से सांस भी नहीं लिया था, उससे पहले ही अद्विक ने दोबारा उसे दबोच लिया। इस बार अद्विक 5 मिनट किस करने के बाद कियारा के होठों को हल्के बाइट कर उससे अलग हुआ, जिसके बाद क्यू उसके सीने से लग जोर जोर से सांसें ले रही थी। टाइगर, तुम्हें ठीक से किस करना भी नहीं आता? लगता है तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा कि किस करते वक्त बीच में सांस कैसे लेते हैं। तुम तो काफी जल्दी थक जाती हो। अद्विक कियारा के बैक को सहलाते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करके बोला। उसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि अभी अभी उसने कियारा की लगभग सांसें ही रोक दी थी। वहीं उसकी बात सुनकर कियारा बुरी तरह चीड़ गई। एक तो अब तक उसने अच्छे से अपनी सांसों को काबू भी नहीं किया था। क्या मतलब है आपका? हाँ, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इससे पहले मैंने ना जाने कितनों को किस किया हो।
और रही बात मुझे ट्रेन करने की, तो अगर आज के बाद ऐसे दोबारा मुझे किस किया ना तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी बेशर्म आदमी। जल्दी बताइए आपने अब तक कितनों को किस किया है जो आप इतने वेल ट्रेंड किसर की तरह किस्सी कर रहे थे। कियारा अद्विक के सीने से लगी हुई ही उसे दांत से काटते हुए बोली। उसके काटते ही अद्विक की चीख निकल गई। बेचारा अपनी लिटिल टाइगर के नन्हे नन्हे नुकीले दांतों से अनजान था। आहा टाइगर, लगता है आज मेरे सीने से दिल अपने दांतों के जरिए निकालने वाली हो। बहुत तेज दर्द हुआ, देखो मेरी आंखों से बड़े बड़े पत्थर जैसे आंसू निकल रहे हैं। अब जब तक तुम अपनी इन छोटे होठों से किस्सी नहीं दोगी मेरा दर्द ठीक नहीं होगा। अद्विक अपने सीने पर हाथ रखते हुए नौटंकी करते हुए कियारा को आंख मार कर बोला। वहीं उसकी नौटंकी और एक्टिंग देख कियारा स्पीचलेस हो गई थी। सच में ये बंदा पागल है। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी उसका ये सनकी बॉयफ्रेंड बदलता है। किस्सी माय फुट, आपको किस्सी नहीं जूता मिलेगा नालायक राक्षस डायनासोर साइको इंसान। अभी भी इनका मन नहीं भरा, जो और चाहिए। मैं जा रही अपना पेंडिंग काम करने, यहाँ रही तो मेरा दिमाग का दही हो जाएगा। कियारा अपनी नाक सिकुड़ते आंखें छोटी कार अद्विक को घूरते हुए बोली और दरवाजा खोल कमरे से बाहर नीचे लिविंग एरिया में चली गई, जहां सोफे पर उसने अपना लैपटॉप बैग रखा हुआ था। वहीं उसकी बात सुनकर अद्विक के चेहरे का रंग बदलने लगा था। उसके वहां से जाता देख अद्विक के चेहरे पर एक मिस्टीरियस ईविल स्माइल आ गई। मैं दुनिया से अलग नहीं, मेरी दुनिया ही अलग है जाने मन। मुझे मारना मंजूर है लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं। मुझसे मिलना हो तो खुद के किरदार में आना। कमबख्त, देखते ही ये चेहरा पहचान लेने की आदत बुरी है हमारी। अद्विक सिटी बजाते एक रहस्यमयी मुस्कान लिए कमरे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो कोई और ही हो जो अद्विक कियारा के साथ था और जो अभी था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। वो यूं ही सिटी बजाते हुए स्टडी रूम में एंटर हुआ। उसे देखकर वीर, जो इस वक्त सोफे पर आड़े तिरछे लेटा हुआ था, वो सीधा होने के चक्कर में धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर एकांश और आरव ने लाचारी से अपना सर हिला दिया। वही दरवाजे के पास खड़ा अद्विक उसे अजीब तरह से देख रहा था। उसने अचानक अपने गर्दन पर हाथ रखा और उसे अजीब तरह से सहलाने लगा, जिसे देखकर तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उनकी नजर अद्विक के आंखों पर पड़ी, जो गहरी काली हो चुकी थी। उसकी आंखों की सफेद पुतलियां गायब थी। चेहरा हद से ज्यादा ग्लो कर रहा था, जैसे सिल्वर हो आंखें। कभी काली होती तो कभी उसकी पुतलियां गोल्डन रंग में बदल जाती। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए वो धीरे धीरे रूम में एंटर हुआ। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कमरे में अंधेरा छाता जा रहा था, जैसे वहां अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया हो। एकांश, आरव और वीर, जो अब तक डरे हुए खड़े थे, अचानक उनके चेहरे पर भी भयानक हंसी ने अपना कब्जा जमा लिया और एक साथ उन चारों की हंसी पूरे स्टडी रूम में गूंज गई, जो इतना भयानक थी कि बाहर बैठे पक्षियों ने जब ये सुना तो वो तुरंत उड़ गए। आसमान में उड़ रहे परिंदे एक साथ झुंड बना वहां से भागने लगे। बाहर के मौसम में भी बदलाव आने लगा था, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। बाहर लिविंग रूम में बैठी कियारा को अचानक से बहुत अजीब से एहसास ने घेर लिया। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। विला के चारों तरफ काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया था, जैसे आज वो यहीं बरसने के लिए आए हो। ना जाने क्यों कियारा बाहर का दृश्य देख कांप उठी। उसने झटके से खिड़की बंद कर दी और तुरंत ऊपर अद्विक के पास जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ एक सुनसान गुफा, जिसके चारों तरफ बड़े बेल के लटों ने अपना कब्जा जमा लिया था। जंगल के बीचों बीच मौजूद वो गुफा, जिसके अंदर जगह जगह मशाले जलाई गई थी। कई जगह हवन कुंड जल रहे थे, जिसके पास कोई साधु नहीं
बल्कि अघोरी बैठे हुए थे। उनके जिस्म पर सिर्फ चमड़ी की परतें थी, हड्डियां तक दिख रही थी। उनकी बड़े बड़े बल जिसमें हजारों जटाएं लग चुकी थी। माथे पर भभूत लगाए वो आंखें बंद किए हवन के आगे बैठे थे। एपिसोड 41 अद्विक का भयानक रूप। अब आगे। कियारा भागते हुए सोधा अद्विक के मास्टर बेडरूम में चली गई, लेकिन जाने के बाद भी जब उसे अद्विक नहीं दिखा तो वो कमरे से निकल स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। स्टडी रूम के अंदर अद्विक इस वक्त अपने भयानक रूप में पूरी तरह आ चुका था। उसके लंबे बाल जो अद्विक के माथे पर बिखरे हुए था, आंखें अब काली से गोल्डन रंग में चमक रही थी, जिसमें वो भयानक के साथ साथ बहुत हैंडसम भी लग रहा था, जैसे वो कोई ग्रीक गॉड हो। उसके लंबे पैने दांत। खैर, अद्विक पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े में ढका हुआ था, जिसे देखकर उसके पीछे खड़े आरव, एकांश और वीर अपने घुटने टेक दिए, जिसे देख अद्विक के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। तभी एक झटके से कमरे का दरवाजा खुला और कियारा बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह अंदर घुस गई। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त वीर जमीन पर बैठ सिट-अप्स कर रहा था, वही अद्विक किसी राजा की तरह अपने किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसने किसी हवा के झोंके की तरह एक पल में सब कुछ बदल दिया था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि उस कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी, जिससे बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जहां अभी अभी कियारा ने ना जाने कितने बादलों को एक साथ मंडराते हुए देखा था। अब वही सब कुछ बिल्कुल शांत था। जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कियारा सदमे में अपना सर पकड़े खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। वो बार अपने आंखें बंद कर खोलती और वापस बाहर देखती कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी अद्विक ने आकर उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। जिस वजह से अपने ख्यालों में खोई कियारा अचानक से चिहुक पड़ी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे अद्विक है, वो तुरंत पीछे मुड़ उसके गले लग गई। आज पहली बार कियारा को डर का एहसास हो रहा था, जिसे अद्विक भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने भी कियारा को जोर से अपने आगोश में समा लिया। उसकी आंखें, जो अब तक नॉर्मल थी, अचानक एक बार फिर से गोल्डन हल्की पीली रंग में बदल गई। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा टाइगर। अगर किसी ने भी तुम्हें टारगेट करने की कोशिश की तो उसे इस दुनिया से ना तो मौत नसीब होगी ना जिंदगी। उसकी हालत मैं ऐसी करूंगा कि वो पूरी जिंदगी बस अपनी मौत की भीख मांगता रहेगा, लेकिन वो कभी उसे नसीब नहीं होगा। अद्विक कियारा को अपनी बाहों में भरते हुए जुनून से बोला। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो कियारा के लिए कितना पोसेसिव है। खैर, दूसरी तरफ जंगल का सुनसान गुफा, जिसके आसपास जंगली जानवरों के गुर्राने और दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। चारों तरफ अजीब सा मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। उस गुफा के आसपास काले रंग के दिखने वाले पक्षी उड़ रहे थे, जिन्हें पक्षी कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो दिखने में भयानक और रहस्यमय लग रहे थे। उनकी आंखें खून सी लाल थी और वो पैरों हाथों की नाखून लंबे लंबे, वो साइज में नॉर्मल पक्षियों से 4 गुना ज्यादा बड़े थे। गुफा के अंदर सभी अघोरी अपने अपने माथे पर भभूत लगाए अपने अपने साधना में लीन थे। उनके आगे इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी और सामने एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति उनके बीचों बीच, और सबसे आगे लगभग उस शैतान की मूर्ति के पास एक और अघोरी बैठा हुआ, जो दिखने में उनसे अलग और भयानक था। उसकी हड्डियां से लेकर चमड़ियां तक सूख गई थी। वो अघोरी अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी तपस्या में 1000 सालों से लीन था, लेकिन आज अचानक ही उसने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें खोलते ही सभी अघोरी अपनी अपनी साधना से उठकर उसके आसपास खड़े हो गए। बाहर उड़ रहे वो अजीब से पक्षी भी अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अफसोस वो अंदर नहीं जा पा रहे थे।
आखिरकार मेरी तपस्या सफल हुई, लौट आया वो जिसका मुझे इंतजार था, और इस बार सिर्फ वही नहीं वो भी आ चुकी है। अब तो क़यामत आएगा, सब कुछ तबाह होगा, चारों तरफ तबाही होगी, सिर्फ तबाही। एक बार फिर ये इंसान शैतान की कैद में होंगे और वो शैतान मेरी कैद में। अपनी आंखें खोलते ही वो अघोरी अपनी जगह से उठा और शैतान की मूर्ति पर भभूत फेंकते हुए खुशी से बोला। उसकी बात सुनकर बाकी के अघोरी भी खुशी से झूमने लगे। दूसरी तरफ स्टडी रूम में अभी भी कियारा अद्विक की बाहों में ही थी, तभी अचानक उसे अपने नीचे कुछ चुभता सा महसूस हुआ, जिसे फील करते ही जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, कियारा की आंखें शर्म और सदमे लाल और मुंह खुला रह गया। उसने तुरंत अद्विक को खुद से दूर किया और स्टडी रूम से बाहर भाग गई। वही अद्विक दीवानगी से उसे भागते हुए देख रहा था। तभी वीर, आरव और एकांश वापस कमरे में आ गए और उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। भाई, मुझे नहीं लगता वो मयंक इस बार शांत रहेगा, वो काफी खतरनाक और शातिर हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात, कोई हमारे घर में ही है जो उसके साथ मिला हुआ है, वरना उसे कैसे पता चलता कि कब हमारे परिवार वाले मंदिर जाने के लिए निकलेंगे। वीर अद्विक को देखते हुए सारी सिचुएशन उसे समझा, परेशानी से बोला। वहीं उसकी बात सुनकर अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली। एकांश, आरव, तैयारी करो, राजस्थान जाने की अब वक्त आ गया है, अद्विक प्रताप सिंह का अपने राज्य जाने का। मैं कुछ दिन शांत क्या हुआ, लोगों के अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया है, लगता है उन्हें याद दिलवाना पड़ेगा, आखिर अद्विक प्रताप सिंह है कौन। अद्विक आरव और एकांश को ऑर्डर देते हुए बोला और उठकर अपने बेडरूम में चला गया। एपिसोड 42, कुछ अनकहे राज। अब आगे। अगले दिन एक प्राइवेट जेट राजस्थान के हवेली के बाहर लैंड हुआ और उसके लैंड होते ही बॉडीगार्ड्स जल्दी से चारों तरफ फैल गए। कुछ ही देर में पायलट ने जेट का दरवाजा खोला और अद्विक एटीट्यूड से चलते हुए जेट से बाहर निकला। उसके गोद में कियारा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके चेहरा नींद की वजह से और भी खूबसूरत लग रहा था, जस्ट लाइक स्लीपिंग ब्यूटी। अद्विक इसे किसी कांच की गुड़िया की तरह अपने बाहों में भरे हुए सावधानी से लेकर बाहर आ रहा था, जैसे हल्की सी खरोंच उसकी प्रिंसेस को चोट पहुंचा देगी। कियारा भी उसके बाहों में सुकून से सोई हुई थी। खैर, उसके निकलते ही पीछे से आरव, एकांश और वीर भी बाहर निकल गए। अद्विक जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंचा, उसकी मासा वैशाली जी ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। उनकी आवाज सुनकर अद्विक के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए और वो अपनी मानसा को देखने लगा, जिनके हाथों में आरती की थाली थी। उनके पीछे अद्विक की दादी सा, दादा सा और उसके बाबा सा महेंद्र प्रताप सिंह खड़े थे। वैशाली जी ने जैसे ही अद्विक के बाहों में कियारा को देखा, वो सावलिया नजरों से उसे देखने लगी, जिसे देख अद्विक ने उन्हें आंखों से ही शांत रहने को कहा। जिसे देख वैशाली जी ने मुस्कुराते हुए अद्विक की नजर उतारी और उसके माथे पर तिलक लगा दिया। उन्होंने कियारा को ध्यान से देखा और उसकी बलाइयां लेते हुए उसके गालों के पास टीका लगा दिया। तभी उनकी नजर कियारा के होठों के नीचे के काले तिल पर पड़ी, जिसे देख वो हैरान हो गई। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग हो गए थे। खैर, अद्विक ने उनके एक्सप्रेशन देख अपनी आंखें छोटी कर ली और फिर उन्हें इग्नोर कर हवेली के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद वैशाली जी ने अपने आप को नॉर्मल किया और किचन में चली गई। अद्विक अंदर जाते ही बिना किसी पर ध्यान दिए कियारा को लिए सीधा ऊपर अपने मास्टर बेडरूम में चला गया। सभी घर वाले उसके इस रवैये से वाकिफ थे, तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वीर और एकांश, आरव उसके दिए काम को करने के लिए चले गए। अद्विक ने आते ही उन्हें ऑर्डर दे दिया था कि वो सीधा मीटिंग करेगा। हालांकि उसकी इस बात से एकांश और आरव बुरी तरह चिढ़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो अकेले आए थे, उन्होंने अपने साथ काया और मान को भी उठा लिया था। खैर, वो कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने वीर को पकड़ा और उसे काम देकर खुद निकल पड़े अपने वालों के पास।
बेचारा वीर जो नैना उर्फ नैन्सी, जी हाँ नैना का पूरा नाम नैन्सी कुमार था। वीर ने सोचा था आज वो 2 दिन बाद अपनी छिपकली से मिलेगा, लेकिन उसके जल्लाद भाइयों ने उस पर जरा भी तरस नहीं खाया। हे ऊपर वाले, उठा ले मुझे, नहीं मेरे इन बेरहम भाइयों को उठा ले। चल वीर बेटा लग जा काम पर, वरना इनका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा जल्लाद भाई जरूर मुझे उठा देगा। पहले तो वीर एकांश और आरव को कोसते हुए उन्हें सुना रहा था, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में अद्विक का ख्याल आया वो बुलेट की स्पीड से अपने काम पर लग गया। दूसरी तरफ मान इस वक्त राजस्थान में बने आरव के अपार्टमेंट ग्रीन वैली में था, जो अंदर से किसी लग्जरी 5 स्टार होटल की तरह था। मान ने एक दफा अपनी जैकेट देखी जिस पर आरव ने अपनी कारीगरी कर अपना और मान का पोस्टर लगवा रखा था, जिस पर आरव ने माइन लिखवा कर मान को किस किया था, जिसे देख मान का मन कर रहा था कि वो आरव को पकड़कर उसे वॉशिंग मशीन में डालकर उसे अच्छे से धुल दे। आखिर ये हमारे सामने इतनी स्टूपिड शर्त कैसे रख सकते हैं? अब भला हम ये अश्लील टी शर्ट पहनकर कैसे बाहर जाएंगे? लोग हमें कैसी नजरों से देखेंगे? बेहुदा राक्षस आदमी, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हम इनसे मिले थे। मिलने से पहले ये दुनिया क्यों नहीं खत्म हो गई भगवान जी। मान खुद में ही बड़बड़ाते हुए आरव को कोस रहा था। तभी उसके पीछे से आरव की आवाज आई, जिसे सुनकर मान के कान खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़ आरव को अपनी रोनी सूरत लिए देखा। क्या हुआ कुकी, तुमने बिल्कुल सही सुना, अब तुम टी शर्ट पहनकर नहीं जाओगे तो मेरे साथ तो चलना ही पड़ेगा, और वैसे भी जब तुम मेरे बिना कहीं जा भी नहीं सकते तो ये शर्ट तो मैंने यूं ही घर में पहनने के लिए दिया है। आरव बोलते हुए मान के बिल्कुल करीब आ गया था। वो मान के ईयरलोब्स को चूमते हुए आगे बोला, कुकी एक बात अच्छे से अपने दिमाग में फिट बैठा लो, मैं ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। यू नो ना, यू आर ओनली माइन, और मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और को प्रायोरिटी दो। आरव जुनून से बोल रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर मान उसे अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे वो कोई एलियन हो। खैर, इस आरव नामक राक्षस ने उसका जीना हराम कर रखा था। आरव, कुकी पता है तुम्हें हम किस मनहूस घड़ी में मिले थे? एक्चुअली वो घड़ी नहीं, होटल था जहां मैंने तुम्हें पहली बार में ही अपना बना लिया था। वो रात मेरे लिए किसी जन्नत के मिलने की तरह था, जहां मैंने पहली बार में ही अपना दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा सब हार गया था। आरव ने अब तक मान को पूरी तरह से अपने बाहों में जकड़ लिया था, जिस वजह से मान उसकी बात सुनकर और उसकी गर्म सांसों को अपने कंधे पर महसूस कर चिहुक उठा। वहीं आरव ने झटके से मान को अपनी तरफ घुमाया और उसे गोद में उठा, उसके होठों को अपने मुंह में भरते हुए बेड की तरफ लेकर चला गया। बेड पर पहुंचते ही मान का बदन कांपने लगा। उसे वो रात याद आ गई जब पहली बार आरव ने उसे बुरी तरह से अपना बनाया था। हालांकि उस वक्त मान ड्रग्स के नशे में था, लेकिन फिर भी आरव के वाइल्डनेस को वो झेल नहीं पाया था। उसे आज भी उस रात का हर पहलू मान के लिए दर्दनाक था, जिसे याद कर आज भी उसकी आंखें भर आती है। काश उस दिन उसे ड्रग्स नहीं दिया गया होता तो आज आरव के चंगुल में नहीं होता। यही सब सोचते हुए मान की आंखें भर आई थी। तभी उसे महसूस हुआ आरव उसे पीछे से हक कर सो गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर छाया हुआ था। पता नहीं क्यों इसे देखकर मान का मन कर रहा था वो हमेशा के लिए खुद को खोकर बस आरव में ही खो जाए। उसे आज भी उस रात का हर पहलू मान के लिए दर्दनाक था, जिसे याद कर आज भी उसकी आंखें भर आती है। काश उस दिन उसे ड्रग्स नहीं दिया गया होता तो आज आरव के चंगुल में नहीं होता। यही सब सोचते हुए मान की आंखें भर आई थी। तभी उसे महसूस हुआ आरव उसे पीछे से हक कर सो गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर छाया हुआ था। पता नहीं क्यों इसे देखकर मान का मन कर रहा था वो हमेशा के लिए खुद को खोकर बस आरव में ही खो जाए। खैर, दूसरी तरफ एकांश सीधा काया को लेने एयरपोर्ट पहुंचा, जहां वो गुस्से से अपना मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। एक्चुअली एकांश ने उससे कहा था कि वो उसे आधे घंटे पहले ही लेने आ जाएगा।
लेकिन वो पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और एकांश अब जाकर पहुंचा था वहां।